सरकार बनते ही 45 दिन के भीतर सीमा की होगी घेराबंदी। गृह मंत्री अमित शाह बोले, बंगाल का विभाजन नहीं, गोरखा समस्या का होगा समाधान। कहा, दीदी का लक्ष्य बंगाल का विकास नहीं बल्कि अपने भतीजे को स्थापित करना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है कि बंगाल में भाजपा की सरकार बनते ही 45 दिन के अंदर बंगाल भारत सीमा की घेराबंदी कर दी जाएगी। घुसपैठ को पूरी तरह से रोक दिया जाएगा और जो घुसपैठिए पहले से यहाँ मौजूद हैं उनकी पहचान कर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह बात मंगलवार को बंगाल के मालदा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा। मालदा में उन्होंने 2 विधानसभा क्षेत्रों में जनसभा को संबोधित किया। गृह मंत्री ने कहा है कि घुसपैठ देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। गृह मंत्री ने कहा कि घुसपैठिए देश की सुरक्षा के लिए खतरा हैं। खुली सीमा होने के कारण बांग्लादेश सीमा पर गाय और सोने की तस्करी हो रही है। तृणमूल सरकार अपने वोट बैंक को सुरक्षित रखने के लिए इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती। भाजपा की सरकार बनते ही इन सब के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब आप ये देखिए, अभी क्या बोला इन्होंने कि बांग्लादेश सीमा पर गाय और सोने की तस्करी हो रही है। अब गाय की तस्करी हो रही है और ऊपर से कह रहे हैं कि अच्छा शासन हो जाए। अरे कैसे हो जाएगा अच्छा शासन? खुद भी तो सोचिए कि आप एक मतलब निर्दोष जीव को एक जगह से दूसरी जगह बेच रहे हैं और बेचने के बाद ये भी नहीं कि वो उसका उपयोग हो, उसको खाने के उपयोग में ली जा रही है। अब गाय जैसी जीव जो कि पालने के लिए होती है उसको वो लोग तस्करी के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कहाँ से वो अच्छा शासन हो पाएगा। और तृणमूल सरकार अपने वोट बैंक को सुरक्षित रखने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती। भाजपा के सरकार बनते ही इन सब के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा है कि दीदी का लक्ष्य बंगाल का विभाजन नहीं बल्कि अपने भतीजे को स्थापित करना है। यह भी कहा कि 5 मई के बाद भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सिंडिकेट राज को बंद किया जाएगा। कल बांग्ला नव वर्ष का पहला वैसाख है। नए साल की शुरुआत में ही बंगाल की जनता बदलाव का फैसला लेगी। दीदी को टाटा बाय बाय कहने का समय आ गया है। काफ़ी लंबा समय शासन किया दीदी जी ने। गृह मंत्री जी ने दक्षिण दिनाजपुर जिले के गंगारामपुर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने एक बड़ी बात कही। कहा कि बंगाल का विभाजन नहीं होगा। दार्जिलिंग पहाड़ पर गोरखाओं की जो समस्या है उसका राजनीतिक समाधान किया जाएगा। बता दें कि दार्जिलिंग पर्वतीय क्षेत्र में अलग गोरखालैंड राज्य बनने की मांग हो रही है। अब देखिए, अलग गोरखालैंड बनाने की मांग जो हो रही है उसका राजनीतिक स्थिति को देख करके अगर सरकार उसका फैसला करेगी तब तो ठीक है, वरना ऐसा ना हो कि गोरखालैंड में जाना भी खतरनाक बन जाए, जैसे कि नागालैंड में जाना खतरनाक बन रहा हो। तो दार्जिलिंग के पर्वतीय एरिया में जहाँ पर गोरखा लोग रहते हैं वहाँ पर गोरखालैंड बनाने की जो कल्पना है, जिसकी मांग कर रहे हैं, उसको सोचने के लिए पहले इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि सरकार किस प्रकार से कदम रख रही है, ताकि वो गोरखालैंड भी अगर ना भी बने ना तो भी एक विचारधारा बन जाती है कि यहाँ पर गोरखालैंड है, यहाँ कोई और लैंड नहीं है, ये दार्जिलिंग, ये मेघालय नहीं है, ये गोरखालैंड है। अगर इस तरह की विचारधारा बन जाती है ना, ऑटोमेटिकली लोगों में अपने आप बनती है, तो ये जो विचारधारा बनती है उसकी वजह से एक अराजक तत्व, एक अलग विचारधारा वाले तत्व पैदा होते हैं जो गलत एक्टिविटी भी कर सकते हैं। तो सरकार को इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर वो गोरखालैंड की मांग कर रहे हैं तो वो किस तरह से गोरखालैंड की मांग कर रहे हैं और उसका राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। मेन बात ये है, क्योंकि राज्य बनने से नहीं, बात सारी होती है कि उसमें व्यापार का स्तर क्या चलेगा, व्यापार का स्तर उसमें क्या है। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार बनने पर बंगाल का अगला मुख्यमंत्री बंगाल की मिट्टी से जन्मा, बंगला बोलने वाला और बंगला माध्यम से पढ़ा लिखा भाजपा नेता ही होगा।
अच्छा, कहा कि ममता बनर्जी यह आरोप लगाती रही है कि भाजपा की सरकार बनी तो राज्य पर बाहरी लोगों का कब्जा हो जाएगा। अब ये देखिए, ये जो ममता बनर्जी ने जो ये आरोप लगाया है ना, ये क्या चौपट करेगी क्या देश को, मुझे तो ये लग रहा है। आप सोचिए, कभी अंग्रेज़ों के समय में बंगाल कभी 40% पूरी संपत्ति का 40% जो है अकेला वो जीडीपी उसकी ज़बरदस्ती और 40% अकेला टैक्स देता था। आज तमिलनाडु भी केवल केवल 25 से 30% के बीच में दे रहा है सबसे ज़्यादा टैक्स एट प्रेजेंट में, और कोई इतनी बड़ी सरकार भी नहीं है, और महाराष्ट्र भी इतनी पावरफुल में नहीं है। लेकिन बंगला ने जितनी तरक्की उस समय करी थी अंग्रेज़ों के समय में, अब उसी का फल ये है कि उन्होंने बाहर के लोगों को इस प्रकार से मिलाया था कि वहाँ आकर के वो बहुत ज़बरदस्त काम करें। इसके साथ ही इसी की वजह से वहाँ पे बहुत सारे नोबेल प्राइज़ भी विजेता वहाँ पे मिले। इसके साथ वो बहुत अच्छा खासा विकास उन्होंने किया। कारण था क्योंकि वहाँ पे नदियाँ थी जिसमें व्यापार अच्छा हो सकता था, जलवायु अच्छी थी जिसमें पेड़ पौधे लगाए जा सकते थे, और साथ में कच्चा माल जो है झारखंड से जो है कच्चा माल मिल जाता था, जिससे कि ईंधन का काम और तरक्की करने का काम आसानी से हो जाता था। तो ये जो अंग्रेज़ों ने वहाँ पे कलकत्ता में जा कर के जो अपना पहचान बनाई, उसका देन थी कि अंग्रेज़ की जो गवर्नमेंट थी वो इतनी ज़्यादा शक्तिशाली रही कि वो 300 साल तक आराम से उन्होंने शासन किया। जब से बंगाल से राजधानी बदल करके दिल्ली की तरफ आया, यानी कलकत्ता से जब दिल्ली की तरफ ट्रांसफ़र हुई ना राजधानी, बस समझ लीजिए उनकी काल यानी कि द एंड, भारत का द एंड का कहानी उन्होंने रच दिया था। और कुल 10 साल 1935 में ट्रांसफ़र हुआ यहाँ, 1945 के आसपास, 45 से 47 के बीच में, 45 तक तो बिल्कुल कब्जा ना के बराबर हो गया था क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हो रहा था। तो 45 से 47 होने में लगभग 12 साल में, 10 से 12 साल में वो बिल्कुल चौपट हो गया था। तो कहने का मतलब, ये जो दीदी जी ने ये जो बोलती है ना कि बाहर के व्यक्ति आकर कब्जा कर लेंगे, ये भावना जब तक उनमें से हटेगी नहीं तो बाज़ार व्यवस्था नहीं बनेगी। बाज़ार व्यवस्था नहीं बनेगी तो कोई भी काम ठीक से नहीं हो पाएगा। तो सबसे अच्छा तरीका है कि भारत सरकार एक वहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश बनाए जो कि पूरी तरह से सरकार के ऊपर नियंत्रित हो, जो भूटान, नेपाल, बांग्लादेश और इंडिया के जो छोटे छोटे राज्य हैं 7 सिस्टर, उनको आसानी से कंट्रोल कर सके। यहाँ पर इस वक्त बंगाल की जो राजनीति है उसमें ममता बनर्जी जी मुस्लिम सपोर्ट में आ जाती हैं, और मुस्लिम सपोर्ट की वजह से मुस्लिम और बांग्लादेश के जो मुस्लिम हैं वो एक हो जाते हैं। नतीजा ये होता है कि हमारी जो सारी पॉलिसी हैं वो बांग्लादेश की तरफ चली जाती हैं, और बांग्लादेश चूँकि बाहर का है मतलब, तो उसकी वजह से कोई ख़ास तरक्की नहीं हो पाती है। ना तो कोई कंपनी आने को नाम देती है और ना ही वो टैक्स देने को राज़ी होती है। जब टैक्स नहीं देगी तो कहाँ से कोई विकास होएगा। तो इस प्रकार से जब और कंपनी जो बाहर की आएगी वो अपने बाहर के ही बंदे को बुलाएगी ताकि उसके देश में तरक्की आसानी से हो सके, कोई भी हड़ताल वड़ताल की कोई झंझट ही ना हो पाए। तो इसकी वजह से वहाँ पर कंपनियाँ लगानी चाहिए। अब ममता बनर्जी अपनी नया रूल लेके आ रही हैं कि हम बाहर के वालों को जो है सरकार में आने नहीं देंगे। तो ये जो आरोप है, ये तो खैर नेता जो वर्ग है वो 2 पार्ट में जनता को डिवाइड करना चाह रहा है, एक बाहरी हो गया और एक आंतरिक हो गया। इसी प्रकार का विभाजन जो है तमिलनाडु में भी हुआ था। अगर इसी प्रकार की अगर राजनीति रही, घटिया राजनीति से, घटिया राजनीति कहते हैं, अगर घटिया राजनीति इसी प्रकार की रही तो ना तो कोई बाज़ार व्यवस्था बन पाएगी और ना ही कभी भी एक जगह से दूसरी जगह के सामानों का ट्रांसफ़र हो पाएगा। कहने का मतलब ये है कि जब तक बाहर का कोई आएगा नहीं, तब तक स्थानीय जनता बाहर वालों के साथ मिलेगी नहीं, तब तक कोई भी व्यापार नहीं हो सकता। और आप ये सोचो कि यूट्यूब के माध्यम या सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ जाते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मात्र और मात्र
30% से 25 से 30% ही हम सोशल मीडिया के माध्यम से हम दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं। बाकी अगर हम पूरी तरह से अगर हमें व्यापारिक रूप से एक दूसरे से जुड़ना है, सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे से जुड़ना है, राजनीतिक रूप से एक दूसरे से जुड़ना है, तो ये ज़रूरी है कि वहाँ पर 2 या 2 से अधिक आदमियों को वहाँ पर बुलाया जाए और व्यापार के लिए एक नया टीम तैयार की जाए। सबसे बड़ी समस्या यही है इस वक्त के लोकतंत्र में कि वो दूसरी टीम पैदा नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से कहीं भी व्यापार नहीं हो पा रहा है। अभी जैसा कि अभी बताया ना ममता बनर्जी ने कि बाहर के लोगों को बसने नहीं देंगे, ये स्थानीय बीमारी सभी जगह है और उसके पीछे की कारण है कि बाहर के जो लोग हैं वो तो नौकरी के लिए आएंगे और ये गंतव्य कहेंगे कि तो लोकल क्या होंगे, अपनी एक सरकार बनाना शुरू कर देंगे। तो चूँकि बाहर के लोग कम ही आएंगे, इतना तो आएंगे ही नहीं, तो कम आएंगे तो कम को टारगेट बना करके बाकी पब्लिक को अपने हाथ में रख लो। तो ये कहानी हर नेता की है। अगर ये नेता लोग अगर ये कहानी नहीं छोड़ेंगे तो देश का विभाजन पक्का है। देश अगर टूटेगा तो छोटी छोटी सत्ताएं इतनी अच्छी कंट्रोल नहीं कर पाएंगी, कमांडिंग नहीं हो पाएगी। तो जनता को कंट्रोल करने के लिए नेता वर्ग इस प्रकार का बयानबाजी ना करें कि जिससे कि जनता इस प्रकार से डिवाइड हो कि व्यापार बिल्कुल ख़त्म हो जाए, यानी अपना ही लॉस करके बैठें। जब तक टैक्स नहीं आएगा तब तक सरकार नहीं बन पाएंगी, चाहे वो किसी की भी हो। उत्तर दिनाजपुर ज़िले में कलियागंज में एक रोड शो भी किया। उत्तर बंगाल के चौतरफा विकास का वादा। जनसभा में अमित शाह ने उत्तर बंगाल के चौतरफा विकास का भी वादा किया। कहा कि दार्जिलिंग से सुंदरवन तक सड़क, उत्तर बंगाल में एम्स, 60 बेड का कैंसर अस्पताल, IIT, IIM, खेले विश्वविद्यालय जैसी परियोजनाएं की स्थापना होगी। राजवंशी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने, पुनर्भवा नदी का सफाई, बाढ़ रोकने के लिए मजबूत बांध और कृषि भूमि संरक्षण का भी आश्वासन दिया। हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ राष्ट्रीय महिला आयोग ने दर्ज की शिकायत। खैर, तो ये थी आज की वो समीक्षा जो कि ये थी कि सरकार बनते ही 45 दिन के भीतर सीमा की होगी घेराबंदी, और ये सही भी है। समीक्षा कैसी लगी कृपया कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।